कल हम लोग सामान्य के स्वरूप और उसके ज्ञान की चर्चा करते हुए जो दो सिद्धांत हैं, रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल और नॉमिनलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल, उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग जो टू थ्योरीज हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जिसमें जो तीसरा सिद्धांत है सामान्यों से संबंधित, वह अवधारणावादी सिद्धांत है, कंसेप्चुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल है। यह सिद्धांत सामान्यों के यथार्थवादी और नामवादी दोनों से ही भिन्न है, क्योंकि जो सामान्यों का यथार्थवादी सिद्धांत है वह यह स्वीकार करता है कि सामान्यों की वस्तुनिष्ठ सत्ता है, अर्थात वे यथार्थ रूप से सत्य हैं, जबकि अवधारणावादी सिद्धांत सामान्यों की वस्तुनिष्ठ सत्ता को नहीं स्वीकार करेगा, अपितु यहां पर सामान्य एक अवधारणा अथवा प्रत्यय है जो कि हमारे मन में निहित होते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में सामान्य एक मानसिक अवधारणा है। यूनिवर्सल इज अ मेंटल concept and they do not have real existence, they do not objectively exist। सामान्यों का नामवादी सिद्धांत जहां पर सामान्य को या तो नाम अथवा प्रतिमा के रूप में स्वीकार करेगा, किंतु अवधारणावादी सिद्धांत को मानने वाले दार्शनिक नामवाद के इस विचार का खंडन करते हैं और उनकी दृष्टि में सामान्य मात्र नाम नहीं है। यूनिवर्सल इज नॉट मियर नेम बट इट इज समथिंग एल्स, अपितु वह कुछ और है, और वह जो कुछ और है उसे मानसिक अवधारणा अथवा संप्रत्यय की संज्ञा दी जाती है। सामान्य को हम प्रतिमा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिमा तो सदैव किसी वस्तु विशेष की होगी, और जबकि सामान्य तो अमूर्त प्रत्यय होते हैं। सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत को हम सर्वप्रथम सुकरात के दर्शन में पाते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस या सुकरात का यह मानना था कि हमारे समस्त ज्ञान संप्रत्यात्मक होते हैं। ऑल आवर नॉलेज आर कंसेप्चुअल इन नेचर, अथवा दूसरे शब्दों में ज्ञान प्रत्ययों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। We acquire knowledge only through concepts। सामान्य एक मानसिक अवधारणा है, प्रत्यय है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्यों का निर्माण कैसे होता है। तो सुकरात का यह मानना है कि सामान्यों के निर्माण के लिए हम लोग किसी वर्ग के अंतर्गत जो विभिन्न विशेष वस्तुएं अथवा व्यक्ति हैं, उनमें जो सर्वगत लक्षण या सामान्य गुण होता है उसे ग्रहण करते हैं। तो वहीं जो इस वर्ग के विभिन्न सदस्यों की विशिष्टताएं हैं, पिक्युलैरिटीज हैं, उसकी हम उपेक्षा करते हैं। हमारे मन में जैसे गौत्व का प्रत्यय होता है और
काउनेस का। और इस गौत्व के प्रत्यय को जब हम किसी पशु विशेष पर आरोपित करते हैं तो हम यह जानते हैं कि जो सामने पशु हमारे समक्ष उपस्थित है वह गाय है। सुकरात के पश्चात पाश्चात्य दर्शन में दूसरे दार्शनिक जॉन लॉक हुए हैं जो कि अवधारणावाद का समर्थन करते हैं और उनकी भी यह मान्यता है कि सामान्य एक मानसिक अवधारणा है, एक मानसिक संप्रत्यय है। इट इज अ मेंटल कंसेप्ट। किंतु साथ ही साथ में लॉक यह भी स्वीकार करते हैं कि सामान्य एक अमूर्त अवधारणा है, एक वर्ग प्रत्यय है। यूनिवर्सल इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इट इज अ क्लास कंसेप्ट। वे सामान्य को जाति तत्व कहते हैं, जीनस, जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। लॉक का यह मानना था कि सामान्य के प्रत्यय को हम अमूर्तीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। We do acquire the concept of universal through the process of abstraction. सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत को हम अनुभववादी और बुद्धिवादी सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात यह दोनों सिद्धांत यह बतलाएंगे कि हमें सामान्यों का ज्ञान कैसे होता है अथवा सामान्य कैसे उत्पन्न होते हैं। सामान्यों के निर्माण में अनुभव की कोई भूमिका है अथवा नहीं। अनुभववादी विचार में हम यह पाते हैं कि सामान्य विशेष वस्तुओं के संवेदन और स्वसंवेदन की सामग्री से उत्पन्न होते हैं। We do acquire the concept of universal through sensation and reflection of particular objects। और इस कारण से सामान्य का स्वरूप आनुभविक है। Universals are empirical in nature। लॉक के इस विचार से सहमत होने में कुछ दार्शनिक कठिनाई है। जब लॉक यह कहते हैं कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सामान्य अथवा प्रत्यय के माध्यम से होता है और यह सामान्य अथवा प्रत्यय एक मानसिक अवधारणा है। यदि सामान्य मात्र मानसिक अवधारणा है तो समस्या यह होगी कि ज्ञान में आत्मनिष्ठता का तत्व आ जाएगा। इफ आवर नॉलेज is based upon the concept of universal and universal is mere mental concept, then what is going to happen? The element of subjectivity is bound to creep in the domain of knowledge। और ऐसी स्थिति में हम अपने चेतना के क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अनुभववाद से भिन्न बुद्धिवाद सामान्य अथवा प्रत्यय की व्याख्या प्रस्तुत करता है। बुद्धिवादी दार्शनिकों का यह मानना है कि कुछ प्रत्यय
अथवा सामान्य ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात हैं। Some of our ideas are inborn or a priori in nature. They are innate in nature. और प्रागानुभविक होने का अर्थ यह है कि यह हमारे सार्वभौम चेतना के स्वरूप को प्रकट करता है। कांट की ज्ञान मीमांसा में तो हम यह पाते हैं कि कुछ प्रत्यय अथवा अवधारणा ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान की मूलभूत शर्त हैं। दे आर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ नॉलेज। और कांट ने ज्ञान की उन मूलभूत शर्तों अथवा प्रत्ययों को बौद्धिक कोटि अथवा वर्गना की संज्ञा दी है। दे आर नोन एज कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि हम कांट की ज्ञान मीमांसा को स्वीकार करें तो यह समस्या होगी कि हमारा ज्ञान संवृत्ति तक ही सीमित हो जाएगा और संवृत्ति के परे परमार्थ अथवा स्वलक्षण के संदर्भ में हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। भारतीय ज्ञान मीमांसा में सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत का समर्थन जैन एवं अद्वैत वेदांत की दार्शनिक परंपरा में हमें प्राप्त है। इन दोनों दार्शनिक संप्रदायों में यह स्वीकार किया गया कि सामान्य वस्तु अथवा व्यक्ति के आंतरिक गुण अथवा स्वरूप का द्योतक है। इन दोनों दार्शनिक संप्रदाय में यह स्वीकृत है कि सामान्य एक मानसिक अवधारणा है, मेंटल कंसेप्ट है, अर्थात वह यथार्थ रूप से सत्य नहीं है। यह तो सही है कि एक और लॉक भी अवधारणावाद को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय दार्शनिक संप्रदाय के अंतर्गत जैन और अद्वैत वेदांत भी अवधारणावाद का ही समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि लॉक के अनुसार सामान्य प्रत्ययों का निर्माण विशेष प्रत्ययों में निहित सर्वगत लक्षण अथवा सामान्य गुण के आधार पर किया जाता है, जबकि इसके विपरीत जैन और अद्वैत वेदांत दर्शन का यह मानना है कि सामान्य प्रत्यय का निर्माण विभिन्न प्रकार की विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में निहित समान गुण अथवा सर्वगत लक्षण के आधार पर होता है। अब हम सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत की कुछ समीक्षा करना चाहेंगे। लॉक के अवधारणावाद के विरुद्ध एक सामान्य आक्षेप यह है कि लॉक का यह सिद्धांत वस्तुतः नामवादी सिद्धांत है, क्योंकि नामवाद के अंतर्गत भी सामान्यों की काल्पनिक सत्ता को स्वीकार किया जाता है और इसी प्रकार से अवधारणावाद भी जो है सामान्यों की किसी वस्तुनिष्ठ सत्ता को स्वीकार नहीं करते, अर्थात सामान्य यथार्थ रूप से सत्य नहीं है। लॉक यहां पर किंतु स्पष्टीकरण देते हैं
कि नहीं, उनका सामान्यों के प्रति जो दृष्टिकोण है वह अवधारणावाद है, जो कि स्पष्ट रूप से नामवाद का खंडन है, क्योंकि वे नाम और सामान्य में स्पष्ट भेद करते हैं। उनके अनुसार जो नाम है वह हमारे मन की स्वैच्छिक संरचना है, जबकि इसके विपरीत सामान्य की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो विभिन्न प्रकार के विशेष प्रत्यय हैं उनमें कौन सा गुण ऐसा है जो कि समान गुण है, अर्थात कौन सा गुण ऐसा है जो कि सर्वगत लक्षण है, जिसके आधार पर अवधारणा संभव होती है। लॉक तो सामान्य को अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, और इतना ही नहीं, लॉक की ज्ञान मीमांसा में तो सामान्य जाति तत्व है जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लॉक के अवधारणावादी सिद्धांत को नामवाद कैसे कह सकते हैं? नामवाद में कालांतर में बर्कले सामान्य को प्रतिमा के रूप में कल्पित करते हैं, लेकिन जो प्रतिमा होगी वह सदैव किसी विशेष वस्तु का संस्कार होगी, और जबकि सामान्य तो वर्ग प्रत्यय है। अतः इस प्रकार से लॉक का सामान्यों के प्रति अवधारणावादी सिद्धांत नामवाद से नितांत भिन्न है। हम जब यह कहते हैं कि सामान्य एक मानसिक अवधारणा है, तो यह प्रश्न स्वयं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक प्रश्न बन जाता है कि किसकी अवधारणा। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सामान्य की अवधारणा को हम तब प्राप्त करते हैं जबकि किसी वर्ग के अंतर्गत निहित विभिन्न विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में कुछ समानता को पाते हैं, कुछ सर्वगत लक्षण को पाते हैं, क्योंकि उसके बिना तो सामान्य की अवधारणा संभव ही नहीं है। यदि हम इस बात को स्वीकार करेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धांत को प्रश्रय दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हमें सामान्य की अवधारणा निर्मित करनी होगी तो हमें जगत में निहित विभिन्न विशेष वस्तुओं, जिसे हम एक वर्ग के अंतर्गत रख रहे हैं, उनमें कुछ समानता अथवा सर्वगत लक्षण को ढूंढना पड़ेगा। यह स्वीकारोक्ति किसी न किसी रूप में अवधारणावाद में अवधारणा के अतिरिक्त कुछ अन्य को स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य करेगी। सामान्यों के अवधारणावादी सिद्धांत को स्वीकार करने में एक अन्य समस्या यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य एक अमूर्त अवधारणा है, वर्ग प्रत्यय है, किंतु हम जिन विभिन्न विशेष वस्तुओं के अंतर्गत सामान्य लक्षण या सर्वगत लक्षण अथवा गुण की खोज कर रहे हैं, वे तो विशिष्ट हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की नीली वस्तुओं में जो नीलापन है वह
स्वयं में विशिष्ट होता है। और यही बात किसी वर्ग में निहित संबंध के संदर्भ में भी उचित है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम कैसे सामान्य जो कि अमूर्त प्रत्यय है उससे जगत की विशेष वस्तुएं जो कि मूर्त हैं उनमें किसी सामान्य लक्षण को या सर्वगत लक्षण को ग्रहण कर सकते हैं। सामान्यों का जो अंतिम सिद्धांत है वह सिमिलैरिटी थ्योरी है, जिसे हिंदी में हम सादृश्यतावादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की विशेषता यह है कि वह सामान्यों के स्वरूप अथवा उसकी तात्विक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण न करके अपितु उसका प्रयास यह होता है कि हम सामान्य को कैसे पहचानें, या दूसरे शब्दों में लोकानुभव में हमें सामान्यों का कैसे बोध होता है। सामान्यों के सादृश्यतावादी सिद्धांत में यह स्वीकृत है कि सामान्य से किसी वस्तु अर्थात द्रव्य अथवा गुण अथवा संबंध का बोध नहीं होता है, अपितु सामान्य के माध्यम से विभिन्न विशेष वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में जो समानता है अथवा सादृश्यता है उसे हम जानते हैं। अतः सामान्यों का सादृश्यतावादी सिद्धांत यह स्वीकार करेगा कि किसी वर्ग के अंतर्गत जो विभिन्न विशेष वस्तुएं अथवा पदार्थ अथवा व्यक्ति हैं उनमें कुछ समानता अथवा सादृश्यता तो अवश्य होती है, किंतु कोई भी ऐसा गुण अथवा संबंध नहीं होता है जो कि उस वर्ग के विभिन्न सदस्यों के साथ अभिन्न हो, इनसेपरेबल हो। यहां पर हम विटगेन्स्टाइन की दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहेंगे जब वे यह कहते हैं कि किसी वर्ग के विभिन्न सदस्यों में मात्र पारिवारिक साम्य होता है, मियर फैमिली रिजेम्बलेंस होता है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अतः सादृश्यतावादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले यह स्वीकार करते हैं कि सामान्य एक सादृश्य संबंध है। इसके विरोध में रसल एवं प्राइस, इसके विरोध में रसल एवं प्राइस इस प्रकार का तर्क करते हैं कि यदि हम सादृश्य सामान्य संबंध को स्वीकार करने के लिए तार्किक रूप से बाध्य है तो ऐसी परिस्थिति हमें सामान्य के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को अथवा यथार्थ रूप से सत होने के लिए भी प्रेरित अथवा बाध्य करती है। सामान्यों के
सादृश्यतावादी सिद्धांत के विरुद्ध कुछ प्रमुख आक्षेप इस प्रकार से हैं कि रसल ने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के अंतर्गत यह प्रदर्शित किया कि यदि हम सामान्य को सादृश्यता की पदावली में परिभाषित करते हैं तो समस्या यह होगी कि फिर हम सादृश्य सामान्य को कैसे परिभाषित करेंगे। इस समस्या के समाधान के रूप में जॉन हॉस्पर ने यह प्रतिपादित किया कि सादृश्य सामान्य एक महासामान्य है, किंतु इस प्रकार के विचार को स्वीकार करना तो वस्तुतः अनावस्था दोष से ग्रसित होना होगा। इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम द फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस। पुनः सादृश्यता और सामान्य इन दोनों में तो स्पष्ट अंतर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी। जैसे कि भारतीय दर्शन में न्याय वैशेषिक संप्रदाय के अंतर्गत सामान्य को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। यूनिवर्सल इज एक्सेप्टेड हियर एज अ काइंड ऑफ कैटेगरी। वैशेषिक 7 प्रकार के पदार्थ की चर्चा करता है, उसमें एक पदार्थ सामान्य भी है, यूनिवर्सल भी है। जबकि और यह कोई आवश्यक नहीं है कि जहां जहां सादृश्यता होगी वहां वहां सामान्य भी उपस्थित हो। और साथ ही साथ में देखने वाली बात यह है कि सादृश्यता एक संबंध होने के कारण एक उपाधि है और उपाधि कंडीशन है, और उपाधि या कंडीशन सदैव जाति बाधक होती है, और जबकि सामान्य को लॉ एक जाति के रूप में स्वीकार करते हैं। अंत में सामान्यों के स्वरूप और उसके ज्ञान को लेकर के जो विभिन्न 4 प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि वे अलग अलग ढंग से सामान्य के स्वरूप और उसके ज्ञान की संभावना को व्यक्त करते हैं। यहां पर यह बात स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाती है कि सामान्य पद का प्रयोग कभी भी एक ही अर्थ में नहीं किया जाता है, अपितु सामान्य का प्रयोग बहुविध प्रयोग है। जैसे सामान्य के माध्यम से हम किसी वर्ग के सार तत्व की अनंतता, किसी वर्ग के गुण की अनंतता, आकारिक एक रूपता अथवा किसी वर्ग के विभिन्न सदस्यों में व्यापार अथवा क्रिया की एक रूपता को पाते हैं। We
make use of universal in different way, like identity of essence, identity of quality, structural uniformity, and uniformity of action, क्रिया, व्यापार। पारंपरिक तर्कशास्त्रियों की समस्या यह है कि वे यह मान के चलते हैं कि सामान्य पद का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किसी एक ही अर्थ के लिए होता है, जो कि उचित नहीं है। सामान्य को हम कदापि मानसिक अर्थात काल्पनिक या अयथार्थ नहीं मान सकते हैं। हमें सामान्य की सत्ता को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, और यह जो सामान्य या सादृश्यता है उसे हम जगत की विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष रखते हैं और सामान्यों के ज्ञान के लिए आनुभविक निरीक्षण, वैयक्तिक अभिरुचि, मनोवृत्ति स्वयं में महत्वपूर्ण होती है, और इसके अतिरिक्त सहज बुद्धि, अमूर्तीकरण एवं विश्लेषण की भी आवश्यकता हमें सामान्य के लिए पड़ती है।